नमस्ते। आज का पाठ है कैमरे में बंद अपाहिज। यह कविता है जिसे रघुवीर सहाय जी ने लिखा है। कवि परिचय। कवि का नाम रघुवीर सहाय। इनका जन्म 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय जी द्वारा संपादित, जिसका नाम है दूसरा सप्तक, 1938 में प्रकाशित हुई थी। आरंभिक कविताएं इनकी और महत्वपूर्ण काव्य संकलन इस प्रकार हैं: सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इनका कार्य क्षेत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए। ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये जुड़े रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, जिसका नाम था, और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से भी ये जुड़े रहे। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ। इनकी कविता की पंक्तियाँ: कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। इनकी पंक्तियाँ हैं: कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, कुछ टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का। इनकी लिखी पंक्तियां हैं: कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलौस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। तो बातचीत की शैली इनकी कविताओं में मिलेगी। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों और समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय की कविताओं में मिलती है, उसका एक प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, और यह उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह की भंगिमा की उससे अपेक्षा की जाती है, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। तो आप आजकल तो देखते ही हैं, जितने भी सैटेलाइट चैनल्स हैं उनमें किस तरह से लोग अपनी पत्रकार संवेदनहीनता को दिखाते हुए कुछ भी पूछ लेते हैं। किसी भी दुर्घटना पे जाकर घायल व्यक्ति से ही पूछने लग जाएंगे, मरते हुए व्यक्ति से ही पूछने लग जाएंगे। तो इस तरह की संवेदनहीनता आजकल आप देखते ही देखते हैं, लेकिन यह उस समय की बात कर रहे हैं जब
टीवी चैनल के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन टीवी चैनल हुआ करता था। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को भी संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब जो व्यावसायिकता का दबाव, जो कारोबारी दबाव आ जाता है, उसके तहत आपका जो रवैया है वह संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती ज़रूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है। तो ऐसा आप अक्सर देखते होंगे अपने चारों ओर, न केवल दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा, कि दूसरों के दुखों को आगे रखकर आप अपना फायदा करते हैं। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिए को अपनाने के लिए कविता में प्रेरित किया गया है और पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है कि लोग इस बात को समझें और जो शारीरिक चुनौती झेलते लोग हैं उनके बारे में अपना नज़रिया सही करें, दुरुस्त करें। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा को जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। प्रस्तुत है कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि हैं रघुवीर सहाय और यह कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में मूल रूप से संग्रहित है। और इस कविता में कवि ने मीडिया व समाज की संवेदनहीनता पर तीखा व्यंग किया है और इस कविता के माध्यम से वह पत्रकारिता की दुनिया का वह काला सच सामने लाते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उससे मुनाफा कमाने के लिए किस प्रकार मीडिया संवेदनहीन हो जाती है और व्यवस्था की हर वस्तु को वह नुकसान और मुनाफे की नज़र से देखती है। तो यहाँ प्रसंग कुछ इसी प्रकार का होगा कि यह एक व्यंग्य कविता है और इसमें आज के सर्वाधिक जो सशक्त मीडिया है टेलीविज़न, उसके कार्यक्रमों की संवेदनहीनता को रेखांकित करते हुए कवि हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं जो दूसरों के दुख दर्द और वेदना को बेचना चाहता है। और मीडिया वालों की हृदयहीनता पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि वे जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए तरह तरह के अटपटे कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इस काव्यांश में हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम यहाँ पत्रकारों के लिए है, जो भी पत्रकार इंटरव्यू लेने जा रहा है या साक्षात्कार लेने जा रहा है या कार्यक्रम का संचालक, वह है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। समर्थ और शक्तिवान कौन है? कार्यक्रम का संचालक। हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कोष्ठक में लिखा है, निर्देश दिया जा रहा है कैमरामैन को। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि एक कार्यक्रम के, दूरदर्शन के साक्षात्कार के कार्यक्रम के संचालक के माध्यम से हमें बता रहा है। वे कहता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम का संचालक अपने आप को समर्थ और ताकतवर मानता है और वह दूसरे को बहुत कमज़ोर समझता है। वह कहता है कि हम अपने दूरदर्शन पर दर्शकों को दिखाएंगे एक कमरे में बंद
एक अपंग कमजोर व्यक्ति को। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रम का जो संचालक है वह स्वयं को समर्थ और ताकतवर मानता है और उसके सामने दूसरे सब कमजोर हैं। ऐसा मानकर वह कहता है दर्शकों से कि हम आपको दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? एक कमरे में बंद कमजोर व्यक्ति जो कि अपंग है, उसको आपके सामने लाएंगे और उससे प्रश्न करेंगे, उसका साक्षात्कार लेंगे और प्रश्न करेंगे क्या आप अपंग हैं, जबकि दिखाई दे रहा है कि वह अपंग है, फिर भी उससे यह प्रश्न किया जाएगा। अगला प्रश्न यह होगा कि आप अपंग क्यों हैं? क्यों है? अब इसकी भी कोई बात है, उसके अपने वश की बात है, वह अपनी मर्जी से अपंग हुआ है, लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। और उसके बाद का प्रश्न सुनिए, कहते हैं कि हम उसके बाद अगला प्रश्न यह पूछेंगे कि आपको आपकी यह अपंगता दुख तो देती होगी। अरे अपंगता कभी सुख भी देती है क्या? इन अटपटे प्रश्नों को सुनकर वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता। वह व्यक्ति क्यों कोई उत्तर नहीं दे पाता? क्योंकि उसके मन में पहले ही दुख है और इस तरह के चुभते हुए सवाल, बेतुके सवाल सुनकर उसका मन और दुखी हो जाता है और उस दुख से उबरना उसके लिए उस क्षण मुमकिन नहीं होता। वह तत्काल कोई उत्तर नहीं दे पाता और चुप रहता है और उसके मन की जो पीड़ा है उसके चेहरे पर उभर आती है, उसकी आंखों में वह दर्द उभर आता है, विवशता, लाचारी। तो उसको उन भावों को दिखाने के लिए संचालक आगे कैमरामैन को निर्देश देता है। जब वह देखता है कि शब्दहीन पीड़ा उसके चेहरे पर उभर आई है, तो यही तो वह चाहता है, ताकि इसको देखकर जो दर्शक हैं वे भी करुणा से भर जाएं और उसके कार्यक्रम को सफलता मिले, उसकी टीआरपी बढ़े। तो यहाँ अब वह कहता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसे जूम करके इसके चेहरे के हाव भाव को दिखाओ कि देखिए कितना दुखी है यह व्यक्ति। इसके बाद वह अपंग व्यक्ति से एक और अटपटा प्रश्न करता है, जल्दी से बताइए कि आपका दुख क्या है, जबकि यह उसके चेहरे से ही दिख रहा है कि वह इस समय पीड़ा में है, वह कुछ कह नहीं सकता। फिर भी उतावलापन दिखाता है संचालक और कहता है कि बताओ जल्दी कि तुम्हें क्या दुख है, और फिर व्यंग्य से कहते हैं कि यह नहीं बता पाएगा। तो यहाँ जो संचालक है उसकी संवेदनहीनता का पता चलता है कि वह इस व्यक्ति के दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा और दया को हासिल करना चाहता है और इसके द्वारा वह अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहता है। तो अब इस काव्यांश का विशेष देख लेते हैं कि कवि ने यहाँ दूरदर्शन वालों के माध्यम से मीडिया कर्मियों की संवेदनहीन और अमानवीय कार्यशैली का चित्रण किया है और इसकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, सहज है, सरल है और भाषा में ही और भी आदि जो अव्यय हैं उनका प्रयोग करके अपने वर्णन को एक नया रूप दिया है। और यहाँ जो शैली है वह नाटकीय है, व्यंग्य प्रधान है, छंद मुक्त छंद है और जो कोष्ठक में कवि ने वाक्य लिखे हैं, कथन लिखे हैं, वे पूरे विवरण को एक नाटकीय रूप देते हैं। तो इस प्रकार यह काव्यांश समाप्त होता है। अब हम अगले काव्यांश की ओर चलते हैं। अब इस काव्यांश में हम देखते हैं कवि कहता है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कार्यक्रम का संचालक इस प्रकार की बातें अपाहिज से कह रहा है, पूछ रहा है प्रश्न, कैसा यानी कैसा लगता है। और कोष्ठक में लिखा है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। तो यहाँ
कवि ने कहा कि इस प्रकार का प्रश्न संचालक करता है तो वह उसके घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करता है, क्योंकि कोई दुखी और लाचार है, शारीरिक रूप से अक्षम है, ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार का प्रश्न पूछना कि उसे वह दुख भोग कर कैसा महसूस होता है, यह तो बहुत ही अमानवीय कृत्य के समान है और जो दुखी है उसे और अधिक दुखी कर देता है और वह इस गहन दुख से कुछ बोल नहीं पाता, चुप हो जाता है। और इसके बाद कवि कहता है कि संचालक इतना उतावला हो जाता है कि जब वह कुछ कह नहीं पा रहा तो खुद इशारा करके उससे कहेगा कि क्या ऐसा, अर्थात कि तुम कैमरे के सामने ऐसा दिखाओ कि तुम्हें इस तरह से महसूस हो रहा है। यानी उसको खुद इशारा करके उत्तर देने के लिए उकसाएगा। और यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो अपंग है उसको बार बार यह एहसास कराना कि वह अपंग है, यह वाकई में बहुत ही संवेदनहीनता की बात है। अब इसकी जो बात की पंक्तियां हैं, सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। और कोष्टक में लिखा है, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का? करते हैं? यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, यह कोष्टक में लिखा है। तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि संचालक अपाहिज से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का उसको एहसास कराकर उसे बोलने रोने पर मजबूर करता है और कहता है कि अपंगता को दर्शाने का और अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का यह बेहतर मौका है, और अगर तुम नहीं रोए तो यह मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और यही तो इस संचालक का, कार्यक्रम बनाने वाले का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इस कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल बना दिया जाए। कवि यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ति शायद अपनी इस दुर्बलता से, शारीरिक विकलांगता से उतना परेशान नहीं है, उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो, तब भी यह प्रश्नकर्ता जो साक्षात्कार ले रहा है बार बार उसको इस बात का एहसास कराते जाएंगे ताकि वह दुखी हो और रो पड़े। और उसके बाद कवि एक प्रश्न पूछता है संचालक के माध्यम से कि आप भी उसके रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं, अर्थात दर्शक भी इस प्रकार के चटपटे कार्यक्रम और अटपटे प्रश्न सुनना चाहते हैं। और अगर वह व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति, रो पड़ता है तो यह उस कार्यक्रम की सफलता माना जाएगा, उसके प्रस्तुतिकरण को सफल माना जाएगा। और इस तरह एक कार्यक्रम जो कि सामाजिक उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उसमें नाटकीयता आने लगती है। जानते हैं इस काव्यांश का विशेष। कवि ने यहाँ एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। काव्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता है और शैली बातचीत की शैली है, इसमें व्यंग्य है और जो कोष्ठकों में कथन दिए गए हैं उनके माध्यम से कवि अप्रत्यक्ष बातें कहकर कविता को प्रभावी बना रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर जो प्रश्न है, एक कि हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इसमें कैसा भाव है? यह भाव क्रूरता का भाव है। और यह किसके द्वारा कहा गया है? यह दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक या पत्रकार द्वारा कहा जा रहा है। यह प्रस्तुति अल्पना वर्मा द्वारा दी जा रही है। अब पढ़ते हैं कविता का अंतिम काव्यांश, जिसमें कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम की वास्तविकता को उजागर किया है और मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता पर व्यंग भी किया है। कवि यहाँ कार्यक्रम के संचालक के माध्यम से कह रहा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर,
और उसके होंठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यह कथन कोष्टक में लिखा है। कार्यक्रम का संचालक, जिसने अभी तक न जाने कितनी तरह के अटपटे प्रश्न किए और अपने प्रश्नों से आहत करके उसने उस अपाहिज को रुलाने का प्रयास किया, वह अभी तक रोया नहीं है, परंतु उसके मन में दुख है और वह पीड़ा उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है, उसकी आंखों में दिखाई दे रही है, उसकी होंठों की कसमसाहट में दिखाई दे रही है। कार्यक्रम का संचालक अपंग व्यक्ति की फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर पर्दे पर दिखाएगा और होठों की कसमसाहट की तस्वीर को भी बड़ा करके पर्दे पर दिखाएगा, ताकि दर्शकों में करुणा जाग सके। और वह दर्शकों से कहता भी है कि इसे ही आप इस अपाहिज के अपाहिजपन से उपजा वास्तविक दुख माने। संचालक की कोशिश है कि दर्शक और वह व्यक्ति दोनों रोएं, और जब दोनों रोएंगे तभी उसका कार्यक्रम सफल माना जाएगा। तो इस कोशिश में वह आगे कहता है कि एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। फिर कोष्टक में लिखते हैं, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, हम अब मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। कोष्टक में लिखा है, बस थोड़ी ही कसर रह गई, धन्यवाद। कार्यक्रम संचालक ने अपंग व्यक्ति को रुलाने के बहुत से प्रयास किए। वह उसको रुलाना चाहता है ताकि उसको रोता हुआ देखकर दर्शक भी रोएं और कार्यक्रम बहुत ही रोचक और प्रभावी बन जाए। तो वह एक और कोशिश करता है, दर्शकों से धीरज रखने की अपील भी करता है और अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों को रुलाने की कोशिश में लग जाता है। और जब उसकी यह कोशिश सफल नहीं हो पाती तो यहाँ हमने देखा कि वह व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण संचालक के बार बार उकसाने पर भी रो नहीं पा रहा है। तब संचालक उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है, ऐसे जैसे कि पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कवि के अनुसार टीवी पर या दूरदर्शन पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह है कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। आगे कवि संचालक के माध्यम से कह रहे हैं कि संचालक कहता है, अब हम मुस्कुराएंगे, अब हमारी बारी है मुस्कुराने की, अर्थात अब हम अपनी वास्तविकता पर लौट आएंगे। दर्शकों को बताते हैं कि यह कार्यक्रम सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिखाया गया था और इसमें बस थोड़ी सी ही कमी रह गई, अर्थात हम उस व्यक्ति को रुला नहीं पाए या उसका रोता हुआ चेहरा आपको नहीं दिखा पाए, या कहिए कि रोने वाला सीन नहीं आ सका। और इससे साफ हो जाता है कि संचालक अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही कार्यक्रम दिखा रहा था। वह एक व्यक्ति की अपंगता को भुनाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही अंत में वह दर्शकों का धन्यवाद भी करता है। विशेष हम यहाँ देखेंगे कि यह टेलीविज़न कार्यक्रमों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और भाषा यहाँ साहित्य खड़ी बोली है। पर्दे पर प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास है और शैली बातचीत की शैली है, व्यंग प्रधान शैली है। और उसके अतिरिक्त आप यहाँ क्या लिखेंगे कि कोष्ठक में कथन होने के कारण यहाँ कविता प्रभावशाली हो गई है। तो यहाँ कुछ प्रश्न देखते हैं इस काव्यांश से संबंधित कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, यह कथन किस बात की ओर इशारा करता है।
पर्दे पर वक्त की कीमत है, अर्थात टेलीविज़न के पर्दे पर किसी कार्यक्रम को दिखाना काफ़ी महंगा पड़ता है। तो यह कहकर प्रस्तुतकर्ता बता रहा है कि वह कितने महत्वपूर्ण संचार माध्यम में कार्य कर रहा है। समय की कमी टेलीविज़न के महत्व को सूचित करती है और अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को ही उस क्रूरता से अनजान रखने का भी एक आकर्षक ढंग है जो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दूरदर्शन वालों द्वारा अपाहिज व्यक्ति के साथ पर्दे की आड़ में किया जा रहा है। अब एक दूसरा प्रश्न हम देखते हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कह के प्रस्तुतकर्ता क्या साबित करना चाहता है। सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कहकर प्रस्तुतकर्ता यह साबित करना चाहता है कि उसे इस अपंग व्यक्ति से गहरी संवेदना है और उसने उस व्यक्ति की पीड़ा को सामान्य दर्शकों तक पहुंचाकर एक मानवीय और सामाजिक कार्य किया है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। वह तो इस कार्यक्रम द्वारा व्यावसायिक लाभ कमाना चाहता है। एक और प्रश्न हम देखते हैं कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, इसका क्या आशय है। तो यह कथन कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का है, जो तकनीकी निर्देश देते हुए कह रहा है कि उसे अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को एक साथ रुलाना है और अगर वे एक साथ रो देंगे तो उसका कार्यक्रम व्यावसायिक दृष्टि से सफल और लोकप्रिय माना जाएगा। अब हम एक और कथन को देखते हैं जो पहले काव्यांश में था। हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है, यहाँ इसका एक ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग किया है कि दूरदर्शन यानी मीडिया के लोग बहुत ताकतवर होते हैं। वे अपने आप को बहुत समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे जो चाहें जैसे चाहें किसी कार्यक्रम को दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण और उसकी प्रस्तुति उनकी अपनी मर्जी से होती है और वे चाहें तो करुणा को भी बेच सकते हैं। और अंत में एक और प्रश्न देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, इस पर अपने विचार दीजिए। तो यह कविता मानवीय करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी हमें बताती है जो दुख दर्द को बेचकर प्रसिद्धि और आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यावसायिकरण करने में पीछे नहीं हटते और उसकी करुणा को पैसे एवं प्रसिद्धि के लिए टेलीविज़न पर कुरेदते रहना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। किसी की कमजोरी, उसके दुख, उसके कष्ट सदा से करुणा को जगाने वाले हैं, लेकिन इन कारणों को सार्वजनिक कार्यक्रम के रूप में प्रसारित करना, अपने चैनल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तमाशा बनाकर उसको गलत ढंग से प्रस्तुत करना, तो यह सब गलत बात है। सांसारिक भौतिक हीनता इतनी नहीं अखरती जितनी शारीरिक हीनता से वेदना होती है और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की जो असंवेदनहीनता मीडिया कर्मियों द्वारा दिखलाई जाती है तो वह क्रूरता की पराकाष्ठा ही कही जाएगी। तो इसके साथ ही हम यहाँ इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।